Assalamualaikum students. This is International Islamic University Islamabad Schools, Sahiwal campus. This is the online lecture of physics, grade pre-9, unit number 3, dynamics. And this is the fifth lecture of this unit. First of all, students, open your physics book and make sure you have to listen to my lesson attentively. Now in this lecture, I will tell you about motion of two bodies attached to the ends of the string that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other body moves on a smooth horizontal surface. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि जब टू बॉडीज जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, आज के लेक्चर में हम लोग के पास है कि दो बॉडीज हैं वो अटैच की गई हैं स्ट्रिंग और वो एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ गुजर रही है और एक बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव करेगी और दूसरी बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव करेगी। आप अपनी बुक का पेज नंबर 66 ओपन कर सकते हैं। वहां पर आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है 3.13। ये हमारे पास दो मैसेज हैं ए एंड बी जो कि हमने स्ट्रिंग के साथ अटैच कर लिए और वो पुली से गुजर रहे हैं। अब जो मैस ए है वो हमारे पास क्या, वो डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड है और जो मैस बी है वो हमने टेबल के ऊपर रख दिए और इनको पुली के ऊपर से गुजारा। अब देखते हैं, कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मैसेज m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली attached to the ends of an inextensible string as shown in figure 3.3. Let the body A move downward with an acceleration a. Since the string is inextensible, therefore body B also moves over the horizontal surface with the same acceleration a. As the pulley is frictionless, hence tension T will be the same throughout the string. अब आपसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम दो बॉडीज लेते हैं। बॉडी ए का जो मैस है वो हमारे पास क्या होगा m1 और बॉडी 2 का मैस हमारे पास क्या होगा m2 और वो हमने उनको किसके साथ अटैच किया, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है, वो स्ट्रिंग जो हमारे पास जिसमें इलास्टिसिटी ना हो, जो कि स्ट्रेच ना हो सके, मतलब वो विद उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी, जैसे उसके साथ हमने स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग के साथ हमने अटैच कर दिया। अब बॉडी जो ए है वो मूव्स कर रही है डाउनवर्ड। अगर वो ए जो है वो मूव कर रही है डाउनवर्ड, डेफिनेटली उसका वेट भी होगा और उसका जो वेट है वो आपको पता है m1g होगा। m1 उसका वेट और उसकी ग्रेविटी g हो जाएगी और उसमें एक्सेलरेशन जो है वो भी डाउनवर्ड आएगा, उसमें एक्सेलरेशन भी होगा। टेंशन जो है उसकी वो क्या होगी हमारे पास, अपवर्ड होगी। आपको पता है कि टेंशन हमारे पास क्या होती है, वो वेट के ऑपोजिट होती है, तो उसका वेट हमारे पास डाउनवर्ड है तो टेंशन किस पर होगी, अपवर्ड। अब वो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि जैसे कि आपको पता है कि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है तो बॉडी बी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव कर रही होगी, लेकिन उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। इनएक्सटेंसिबल है, वो स्ट्रेच नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा ए। ये हमारे पास आ गया, लेकिन उसका भी वेट हमारे पास डाउनवर्ड ही होगा क्योंकि आपको पता है कि वेट डाउनवर्ड होगा और उसकी जो हमारे पास रिएक्शन होगा आर, वो अपवर्ड होगा। अब वो कहते हैं एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस, पुली फ्रिक्शनलेस थी तो डेफिनेटली फिर हमारे पास टेंशन भी जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी थ्रू आउट द स्ट्रिंग। वेट ए में भी टेंशन वही होगी जो वेट बी में होगी, दोनों की हमारे पास टेंशन क्या होगी, सेम हो जाएगी। अब नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, सिंस बॉडी ए मूव डाउनवर्ड therefore its weight m1g is greater than the tension T in the string. अब वो कह रही है कि जो बॉडी A है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है तो उसका वेट हमारे पास क्या होगा, m1g ग्रेटर देन होगा टेंशन से, क्योंकि बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, वो नीचे की तरफ जा रही है, तो हमारे पास उसका वेट जो होगा वो ज्यादा होगा टेंशन की निस्बत, क्योंकि टेंशन तो सेम रहेगी लेकिन उसका वेट हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। अब वो नेक्स्ट कहती है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए। बॉडी ए पे हमारे पास नेट फोर्स क्या आएगी, m1g। m1g हमारे पास क्या है, वेट। मैं क्या करती हूँ, वेट में से टेंशन को माइनस कर देती हूँ, मेरे पास नेट फोर्स आ जाएगी। वेट ग्रेटर था उसमें से मैं क्या करती हूँ, टेंशन को माइनस कर देती हूँ। मैंने कहा कि m1g माइनस
T, मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट फोर्स। अब नेक्स्ट मैं कहती हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। अब F की वैल्यू मेरे पास क्या है, m1g माइनस टी, और ma की वैल्यू क्या है, m1a। ये मैंने बॉडी A की जो है वो न्यूटन लॉस पे अप्लाई किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी आर, जो बॉडी बी पे फोर्सेज एक्ट कर रही है वो मेरे पास क्या होंगी, वेट m2g ऑफ द बॉडी बी एक्टिंग डाउनवर्ड। सबसे पहले तो उसमें जो वेट होगा, वेट m2g, वो मेरे पास एक्ट कर रहा है और वो किस साइड पे होगा, डाउनवर्ड। आपको पता है कि वेट ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो किधर की तरफ होता है, डाउनवर्ड। अब सेकंड क्या है, रिएक्शन R of the horizontal surface acting on a body B in the upward direction। जो उसका रिएक्शन होगा वो हमारे पास किस तरह, हॉरिजॉन्टल सरफेस का जो रिएक्शन है वो किस तरफ होगा, ऑपोजिट साइड पे, आपको पता है, तो वो किधर होगा, अपवर्ड। ठीक है। अब थर्ड हमारे पास है टेंशन, T in a string pulling the body B horizontally over the smooth surface। अब वो जो बॉडी के अंदर टेंशन है, वो टेंशन बॉडी को कह रही है, बॉडी बी को, कि वो क्या करेगी, कि वो उसको हॉरिजॉन्टली मूव करवाएगी। अब बी में कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तीन। कौन कौन सी, एक तो वेट, दूसरा रिएक्शन, और थर्ड टेंशन। और वो टेंशन उसको हॉरिजॉन्टली मूव करवाएगी सरफेस के ऊपर। एज द बॉडी बी हैज नो वर्टिकल मोशन, hence resultant of the vertically force m2g and r must be 0। अब जैसे कि आप देख रहे हैं जो बॉडी बी है आपकी फिगर में, आप अपने पेज नंबर 66 पे अगर आप फिगर देख रहे हैं 3.13, उसमें अगर आप बॉडी बी देखें, वो आपके पास टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब वो टेबल के ऊपर वर्टिकली मूव नहीं करेगी, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो उसमें हमारे पास वर्टिकल मोशन कोई भी नहीं होगी बॉडी बी में। तो अगर उसमें वर्टिकली मोशन नहीं है तो फिर उसकी m2g जो वेट है और r जो है वो 0 हो जाएंगी, क्योंकि उस पर कोई भी वर्टिकली फोर्स नहीं लग रही। और ये जो दोनों फोर्सेस हैं, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास उस पर वर्टिकली फोर्स नहीं लग रही, उस पर हमारे पास हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रही है। तो जो डाउनवर्ड और अपवर्ड वाली फोर्सेस हैं वो 0 हो जाएंगी, क्योंकि वो तो फोर्स लग ही नहीं रही, उस पर जस्ट एक फोर्स लग रही है, टेंशन T, जो कि हॉरिजॉन्टली मूव करवा रही है बॉडी को। तो हमारे पास नेट फोर्स क्या हो जाएगी, द नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी बी इज T, जो कि उसको हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, जस्ट हमारे पास टेंशन होगी। अब इसको मैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लिखूंगी, T इक्वल m2a, नेट फोर्स F इक्वल ma, T आ जाएगी उसकी नेट फोर्स, M हमारे पास क्या है, m2a, a हमारे पास सेम है तो वो सेम ही रहेगा दोनों में। अब मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों इक्वेशन जो मैंने न्यूटन लॉ अप्लाई किया था बॉडी ए में और जो न्यूटन लॉ मैंने अप्लाई किया बॉडी बी में, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर लेती हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आती है एक्सेलरेशन, आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो ये आ जाएगा, टेंशन इधर टी प्लस है वहां पे माइनस है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ए को आप एक साइड पे ले आएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ए इक्वल m1 ओवर m1 प्लस m2g, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3.11, इस इक्वेशन में मैं ए की जो वैल्यू निकली है ये पुट कर देती हूँ। जब मैं इसमें a की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g, ये मेरे पास किसके इक्वल आ गई, टेंशन। ये मेरे पास एक्सेलरेशन निकल आया और ये मेरे पास टेंशन निकल आया। नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 67, वहां पर हमारा वो टॉपिक खत्म हो गया, आपने एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल ली। अब नेक्स्ट आपके पास पेज नंबर 67 पे एग्जांपल है, two masses 4 kg and 6 kg are attached to the ends of an inextensible string which passes over a frictionless pulley such that mass 6 kg is moving over a frictionless horizontal surface
and the mass 4 kg is moving vertically downwards. Find the acceleration in the system and the tension in the string. अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने हॉरिजॉन्टली वाला काम करना है या पीछे जो आपने वर्टिकली वाला काम किया था? अगर आपने पीछे वाली एग्जांपल पे नोट किया होगा तो उस एग्जांपल में आपके पास उन्होंने वर्टिकल की बात की थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बात क्या की है, उन्होंने बात आपको क्लियर कर दी है कि एक जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस में है और दूसरा वेट जो है वो आपके पास वर्टिकली वेट है। तो आपके पास जब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल का जिक्र होगा तो आपने ये वाला करना है जिसके हमने ये फॉर्मूलाज आज निकाले जी। पहले तो मैं गिवन डाटा लिख लेती हूँ। मैं कहती हूँ m1 मेरे पास क्या है 4 kg, m2 मेरे पास क्या है 6 kg। अब मैंने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लेती हूँ, m1 ओवर m1 प्लस m2 जी। मैं इनकी वैल्यूज लगा देती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा 4 ओवर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10। 10 क्यों आया, क्योंकि g की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट मैंने टेंशन निकालना है t। अब मैं t का फॉर्मूला निकालूं जो अभी हमने पीछे ड्राइव किया है, क्या था m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 और g से मल्टीप्लाई कर दूँ। मैं इनकी वैल्यूज लगाती हूँ, 4 मल्टीप्लाई 6 ओवर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 24 न्यूटन। तो ये मेरे पास टेंशन निकल, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। Thus the acceleration is in the system is 4 meter per second square and the tension in the string is 24 Newton. Now next topic is force and the momentum. Force and momentum. Force हमारे पास क्या होती है, इन दोनों को इकट्ठा अब हम देके चलते हैं। फोर्स एंड मोमेंटम का आपस में कॉम्बिनेशन और आपस में रिलेशन क्या है। When a force acts on a body, it produces an acceleration in a body and will be equal to the rate of change of momentum of the body. वो कह रहे हैं कि जब एक फोर्स है वो बॉडी में एक्ट कर रही होती है तो वो प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर, और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी वो किसके इक्वल होगा जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। वो उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा मोमेंटम का वो उसके इक्वल होगा। चलिए हम इसको देखते हैं। एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ mass m moving with initial velocity vi. Let a force F acts on a body which produces an acceleration a in it. This changes the velocity of the body. Let its final velocity after some time becomes vf. If pi and pf be the initial momentum and the final momentum of the body related to initial and final velocities respectively, then अब वो कह रहे हैं कि दो बॉडीज लेते हैं जो कि मूव कर रही हैं, दो बॉडीज हैं, ठीक है, सॉरी, कंसीडर अ बॉडी, एक बॉडी लेते हैं जिसका मैस हमारे पास क्या है m और वो उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है vi आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी। अब हमने उस पर कोई फोर्स अप्लाई की है और फोर्स अप्लाई किया तो उसने क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया a, और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो डेफिनेटली उसने उसकी चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अब जब चेंज इन वेलोसिटी आया तो कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी vf। अब मैं कहती हूँ कि मैंने कहा कि पी जो है वो मेरे पास इनिशियल मोमेंटम है और पी एफ जो है वो मेरे पास फाइनल मोमेंटम है। अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं कहती हूँ पी आई इक्वल है एम वी आई। मैस तो बॉडी का चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, लेकिन उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो पी आई इक्वल एम वी आई, ये मेरे पास इनिशियल मोमेंटम है। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, पी एफ इक्वल एम वी एफ, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बट मास रिमेन्स द सेम। अब मैं कहती हूँ चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल है, चेंज हम क्या होते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर रही हूँ तो इट्स मीन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मैं इनकी वैल्यूज लगा देती हूँ, पी एफ माइनस पी आई इक्वल एम वी एफ माइनस एम वी आई। पी एफ चेंज इन मोमेंटम क्या है हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, पी एफ माइनस पी आई, और मैंने अब मोमेंटम की वैल्यू लगा दी, वो मेरे पास क्या है
mvf माइनस mvi। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ thus the rate of change in momentum is given। क्या है रेट ऑफ चेंज? pf माइनस pi ओवर t इक्वल mvf माइनस mvi ओवर t। रेट ऑफ चेंज हो गया, मतलब t से मैं डिवाइड कर दूंगी। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब मैंने t से डिवाइड कर दिया, तो pf माइनस pi ओवर t, तो वहां पे भी क्या आ जाएगा mvf माइनस mvi ओवर t। अब मैंने m को कॉमन ले लिया यहाँ दोनों में से, तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा vf माइनस vi ओवर t। अब मैं कहती हूँ vf माइनस vi ओवर t मेरे पास किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स f। मेरे पास vf माइनस vi ओवर t, आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पीछे पढ़ी हुई है सेकंड चैप्टर में, उसमें आपके पास क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखें वही चीज है, vf माइनस vi ओवर t, तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? एक्सेलरेशन। तो मैं ये पुट कर सकती हूँ pf माइनस pi ओवर t इक्वल ma। इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया? a। तो ये चीज बन गई वो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल ma। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है जी कि जो फोर्स है वो ma के इक्वल है। अब ये देखिए, ये दोनों जो है हमारे पास इक्वेशंस वो ma के इक्वल है, तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ? जी। तो मैंने कहा कि pf माइनस pi ओवर t किसके इक्वल हो गए? f के। सो इट्स, तो ये मेरे पास क्या आ गया है? अगर आप इसको देखें, हमने अभी वही किया कि द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन and it will be equal to the rate of change of momentum. System International Unit of Momentum defined by the equation 3.14 is Newton second। ठीक है, मोमेंटम का हमारे पास यूनिट क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड, विच इज द सेम एज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसको अगर मैं ड्राइव करूं तो मेरे पास ये बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव असाइनमेंट, लॉन्ग क्वेश्चन। Motion of two bodies attached to the ends of the string that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other body moves horizontally surface। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसको लर्न करना है। अब सेकंड क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल 3.5। नेक्स्ट आपके पास है फोर्स एंड मोमेंटम। ये टॉपिक आपने लर्न करना है, नॉट लर्न बोथ टॉपिक्स, आपने दोनों टॉपिक्स को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। सो दिस इज योर असाइनमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर लेसन। अल्लाह हाफिज़।